जैसा कि पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि आव्यूह के प्रकार क्या क्या होते हैं, आव्यूह का योगफल कैसे करते हैं, आव्यूह का अंतर कैसे ज्ञात किया जाता है, आव्यूह का गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाता है, विषम सममित और सममित आव्यूह क्या होते हैं, किसी आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह में किस प्रकार से तोड़ा जाता है। और अब हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे ये क्वेश्चन लॉन्ग में 8 नंबर का आता है। हम क्या करेंगे कि किसी आव्यूह का इनवर्स कैसे ज्ञात किया जाता है। इसके लिए हम जानते हैं कि यदि किसी आव्यूह को इकाई आव्यूह से गुणा कर दिया जाए तो आव्यूह के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार से अगर हम इकाई आव्यूह को किसी आव्यूह ए से भाग कर दे तो इसको ए इनवर्स लिखा जा सकता है, ए का व्युत्क्रम लिखा जा सकता है। यदि हम ये संख्या लगाएं कि a इक्वल टू आई इंटू ए और इस संख्या में किसी प्रकार से हम यहाँ पर a अपान आई अपान ए ज्ञात कर लें। अगर आई अपान ए का मान ज्ञात हो जाए तो आई अपान ए ही आव्यूह का इनवर्स होता है। इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे a इक्वल टू आई इंटू ए, जहां पे a कोई m इंटू n क्रॉस का अवयव है तथा m कोई वर्ग अवयव है और तथा i उसी क्रम का इकाई अवयव है। इसके लिए हम प्रारंभिक संक्रिया का उपयोग करेंगे। प्रारंभिक संक्रिया में दो प्रकार की संक्रियाएं यूज की जाती हैं, या तो पंक्ति संक्रिया का यूज करते हैं या स्तंभ संक्रिया का यूज करते हैं। अगर हमने पंक्ति संक्रिया का यूज किया, रो ऑपरेशन यूज किया, तो पूरा इनवर्स ज्ञात करने तक रो ऑपरेशन ही यूज करेंगे। और अगर हमने स्तंभ संक्रिया या कॉलम ऑपरेशन का यूज किया तो हमेशा कॉलम ऑपरेशन ही लास्ट तक यूज किया जाएगा। अब करना क्या है, यदि हम a इक्वल टू आई इंटू ए का फार्मूला रखते हैं तो यहाँ पर आव्यूह का मान रखेंगे, यहाँ पर उसी क्रम का एक इकाई आव्यूह रख देंगे और करते क्या है कि इनमें संक्रियाओं का यूज करेंगे। तो जो संक्रिया या जैसा कैलकुलेशन इधर होगा वैसा कैलकुलेशन इधर करते रहेंगे। और हमें करना क्या है, यहाँ पर इकाई आव्यूह ले आना है। जैसे ही यहाँ पर इकाई आव्यूह आएगा तो इकाई आव्यूह को इस ए आव्यूह से भाग दे देंगे, यहाँ पे ए इनवर्स आ जाएगा। तो जो यहाँ पर आव्यूह बचेगा वही ए आव्यूह का इनवर्स होगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फार्मूला लगेगा a इक्वल टू आई इंटू ए। ए की वैल्यू दी गई है 0 1 2 1 2 3 3 1 1 इक्वल टू आई। आई इसी क्रम का एक इकाई आव्यूह 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इंटू ए। अब करना क्या है, जैसा इकाई आव्यूह यहाँ दिया गया है वैसा ही इकाई आव्यूह यहाँ पे लाना है। इसके लिए हम या तो पंक्ति संक्रिया शुरू करेंगे या कॉलम संक्रिया शुरू करेंगे। वो हम पे डिपेंड करता है, चाहे जो ऑपरेशन शुरू करें दोनों से आंसर आना है। ठीक, थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि इसमें गलतियां होने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है, इसलिए कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान देना है। ठीक, और हमारा माइंड बिल्कुल भी डाइवर्ट होना नहीं चाहिए। अब पहला काम क्या है कि हमें जो पहला अवयव है उसको 1 करना है। हमें करना क्या है, आव्यूह ए में यहाँ पर इकाई आव्यूह लाना है। इकाई आव्यूह लाने के लिए हमें सबसे पहला काम कि पहला अवयव 1 बनाना है। तो पहला अवयव 1 हो जाए
तो अगर स्तंभ संक्रिया शुरू कर रहे हैं तो इसके उधर के सभी अवयव 0 करेंगे, अगर अंश संक्रिया शुरू कर रहे हैं तो इसके नीचे के सभी अवयव 0 करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बनाना है। दो तरीके से बनना सकता है, या तो इस स्तंभ को यहाँ पे ले आओ तो 1 आ जाएगा, या इस पंक्ति को यहाँ पे ले आओ। चलो हम पंक्ति संख्या से शुरू करते हैं। इनको पंक्तियां कहा जाता है, इनको स्तंभ कहा जाता है। पंक्तियों को R1, R2, R3, R4, R5 एंड सो ऑन इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, और स्तंभों को कॉलम होते हैं C1, C2, C3 एंड सो ऑन इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला काम P1 लाएं। इसके लिए R2 को R1 के स्थान पे और R1 को R2 के स्थान पे रखेंगे। इसके लिए लिखेंगे R1 रिप्लेस टू R2, R1 को R2 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे 1, 2, 3 और R2 के स्थान पे 0, 1, 2, 3, 1, 1। जो काम यहाँ पे करेंगे वही यहाँ पर होगा। इसमें R1 R2 को आपस में इंटरचेंज किया गया है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी R1 R2 को आपस में इंटरचेंज करेंगे। R1 के स्थान पर R2 और R2 के स्थान पर R1। यहाँ से आएगा 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 इंटू 1। जब पहली पंक्ति का पहला अवयव 1 आ जाए तो उसके नीचे के सभी अवयव शून्य करने हैं। अब देखिए 1 के नीचे पहला अवयव तो शून्य है ही, अब दूसरा अवयव ये 0 करो, इसके नीचे के सभी अवयव शून्य करें। बाकी को हमें नहीं देखना है। सबसे पहला काम कि पहला अवयव 1 बनाएंगे, फिर उसके नीचे के या उसके दाईं ओर के सभी अवयव 0 करेंगे। क्योंकि हम रो ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, इसी प्रकार से पंक्तियों को जोड़ घटा सकते हैं, तो नीचे ही 0 ला सकते हैं या नीचे भी कुछ कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे जो 0 है, यहाँ पे 0 और लाना है। इसके लिए क्या करेंगे, R3 से इसका 3 गुना अगर घटा दिया जाए तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्या करेंगे, R3 रिप्लेस टू R3 माइनस 3R1। R3 से 3R1 सेपरेट कर देंगे। देखते हैं क्या आता है। R3 से 3R1 घटाएंगे। देखिए R1 को रिप्लेस नहीं किया गया है, R2 को रिप्लेस नहीं किया गया है, R1 R2 में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, केवल R3 को चेंज किया गया। किससे, R3 से 3R1 सेपरेट करके। तो R1 ऐसे ही लिखा रहेगा, ऐसे आएगा 1, 2, 3। R2 ऐसे लिखा रहेगा 0, 1, 2। अब करना क्या है, R3 से 3R1 सेपरेट करना है। 3R1 का मतलब ये यहाँ पे लिखना नहीं है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। केवल इतना समझ लेना है कि ये 3 टाइम्स हो गया है। ये यहाँ पे हो गया 3, 6, 9। अब 3 से 3 सेपरेट करेंगे, 0, 1 से 6 सेपरेट करेंगे -5, और 1 से 9 सेपरेट करेंगे -8। जो यहां पे क्रिया की गई है वही क्रिया यहां, इसमें भी R1 R2 चेंज नहीं किए गए हैं, तो R1 R2 तो ऐसे ही लिखा रहेगा। R1 है 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0। अब करना क्या है, R3 में 3R1 सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें जब 3R1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 से 0 जाएगा, 0 ही रहेगा। इसका 3 टाइम्स 3 हो गया, 0 से 3 गया -3, 0 0 जाएगा 1 और इंटू। अब देखिए जब पहला अवयव 1 आ जाए उसके नीचे सभी अवयव 0 आ जाए, तो दूसरी पंक्ति का दूसरा अर्थात विकर्ण का जब पहला अवयव 1 आ जाए तो विकर्ण का दूसरा अवयव 1 लाते हैं। यहाँ पे क्योंकि विकर्ण का दूसरा अवयव 1 है, जब विकर्ण का दूसरा अवयव 1 आ जाए तो उसके नीचे के सभी अवयव 0 लाते हैं। अब इसके नीचे केवल एक ही अवयव है -5। अब हमें क्या करना है, -5 को
जीरो करना है। -5 जीरो कैसे हो सकता है? अगर R3 में R2 का 5 गुना जोड़ दिया जाए, क्या करेंगे? R3 रिप्लेस टू R3 प्लस 5R2। अब देखते क्या आता है। R1 ऐसे ही रहा 1 2 3, R2 ऐसे रहा 0 1 2। R3 में R2 का 5 टाइम जोड़ेंगे, ये तो 0 ही रहा, इसमें इसका 5 टाइम जोड़ेंगे 0 हो गया, इसमें इसका 5 टाइम जोड़ेंगे तो 2 बनेगा। 5 हो गया 10 और 1 से +2। जो संक्रिया इधर की गई है वही इधर भी करेंगे। R1 R2 में तो कोई चेंज नहीं हुए हैं। R1 ऐसे लिखा रहा 0 1 0, R2 1 0 0 और R3 में 5R2 जोड़ रहे हैं। कितना आएगा? इसका 5 टाइम्स आएगा 5 0 0। इसमें जब जोड़ेंगे तो 5 -3 और 1 इंटू। जब विकर्ण का पहला अवयव 1 आ जाए तो उसके नीचे के सभी अवयव 0 लाते हैं। फिर विकर्ण का दूसरा अवयव 1 लाते हैं, फिर उसके नीचे के सभी अवयव 0 लाते हैं। फिर विकर्ण का तीसरा अवयव 1 करेंगे। अब विकर्ण का तीसरा अवयव 2 है, हमको यहाँ पर 1 करना है। इसके लिए देखिए, हम अगर इसमें से ये कुछ सेपरेट करते हैं या डिवाइड करते हैं, ये 0 भी चले जाएंगे। हमें यहाँ पे 1 करने के लिए केवल जो भी संक्रिया करनी है वो पंक्ति में ही की जाएगी। इसके लिए R3 को अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये अवयव 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? R3 रिप्लेस टू R3/2। R3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? R1 में नो चेंज 1 2 3 0 1 2 0 0 1। जो संक्रिया इधर की गई है वही संक्रिया इधर करेंगे। इसमें भी R3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0 1 0 1 0 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5/2 -3/2 1/2 इंटू 8। अब जब विकर्ण के सभी अवयव 1 हो जाएं और उसके नीचे के सभी अवयव 0 हो जाएं, अब ऊपर वाले अवयव में 0 ला दें। इसके लिए क्या करेंगे कि विकर्ण का जो तीसरा अवयव है उसके ऊपर के सभी अवयव 0 लाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? 3 के स्थान पे 0 लाना है, 2 के स्थान पे 0 लाना है, 3 के स्थान पे 0 लाने के लिए क्या करेंगे? R1 में R3 का 3 टाइम्स सेपरेट कर देंगे। R1 रिप्लेस टू R1 -3 R3 और R2 में R3 का 2 टाइम्स सेपरेट करेंगे। R2 रिप्लेस टू R2 -2 R3। देखते हैं क्या आता है। R3 में R1 में R3 का 3 टाइम्स सेपरेट करेंगे, ये आएगा 1 2 0। इसमें R3 का 2 टाइम्स सेपरेट करेंगे 0 1 0 और R3 में नो चेंज 0 0 1 इक्वल टू। यही काम इधर भी करना है। R1 में R3 का 3 टाइम्स सेपरेट करना है। देखिए R3 का 3 टाइम्स हो गया 15/2। 0 से 15/2 सेपरेट करेंगे तो -15/2। 1 से -9/2 जाएगा तो प्लस का आ जाएगा 11/2। 0 से 3/2 जाएगा -3/2। अब इससे इसका 2 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 से इसका 2 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 5 1 -5 -4। इसका 2 टाइम्स हुआ -3,
0 से -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +3, और इसका 2 टाइम्स 1 होगा, 0 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे -1। बाकी R3 में कोई चेंज नहीं होगा, 5/2 -3/2 और 1/2 इंटू ए। चलिए अब देखिए, बाकी बिगाड़ी के सभी अवयव शून्य हैं और बाकी अवयव शून्य है, केवल यहाँ पे जो 2 बचा है इसको 0 करना है। इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, R1 में R2 का 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर R1 में R2 का 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। R1 + 2 R1 - 2R, देखते हैं जी वहीं से पढ़ा 3। देखिए यहाँ पे 0 लाने के लिए क्या करना है, R1 में R2 का 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो R1 + 2 R1 - 2R2, तो 1 से 0 जाएगा 1, 2 से 2 जाएगा 0, 0 से 0 जाएगा 0, 0 1 0 0 0 1। जो संख्या यहाँ की गई है लेफ्ट हैंड साइड में, वही संख्या राइट हैंड साइड में करनी है। R1 से 2R2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 15/2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे -8 3 -8 6 1, तो -15/2 +8 -15/2 +8 कितना हुआ, माइनस का प्लस का 1/2, और 11/2 -6 आएगा माइनस का 1 माइनस का प्लस का 5/2 प्लस 5/2, और -3/2 +2 प्लस 1/2, बाकी नो चेंज, -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2 इंटू। अब देखते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे आपने ए लिखा था, वहां पर इकाई अभी आ गया। अब इसको हम आई लिख सकते हैं और ए अपान मिलाएंगे तो I/A इक्वल आएगा 1/2 5/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2, और I/A क्या होता है, A इनवर्स इक्वल टू आएगा 1/2 5/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। इस प्रकार प्रारंभिक संख्या से A इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, किसी आव्यूह का इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आव्यूह से समीकरणों को कैसे हल किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। आव्यूह से सारणी को आव्यूह से किसी समीकरणों को हल करने के लिए पहले हम ये देखेंगे कि इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, एडजॉइंट कैसे ज्ञात किया जाता है, और किसी आव्यूह के सारणी का मान क्या होता है। जैसे मान लिया कि कोई आव्यूह A बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 1 2 1। अब हमें इस आव्यूह के सारणी का मान ज्ञात करना है, और इस आव्यूह के सारणी का मान ज्ञात करने पर अगर सारणी का मान 0 आ जाता है तो आव्यूह का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, इनवर्स उसका संभव नहीं है। और अगर सारणी का मान 0 नहीं आता है तभी आव्यूह का इनवर्स संभव है, और उस कंडीशन में जो समीकरण दी गई होंगी उन समीकरणों का एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, और उन समीकरणों को हल किया जा सकता है। अब इसके सारणी का मान कैसे निकालेंगे, सारणी A बराबर होगा, हम इस आव्यूह का किसी पंक्ति या किसी एक स्तंभ से प्रसार करेंगे। इसका हम पहली पंक्ति से प्रसार करेंगे तो 1 इंटू पहली पंक्ति पहला स्तंभ बंद कर लेंगे, 5 1 से मल्टीप्लाई 5 माइनस इससे मल्टीप्लाई 12, फिर ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस,
अब यहाँ से आएगा -2 इंटू 2 के सामने की पंक्ति 2 के सामने स्तंभ बंद कर लिया, ये आएगा 4 - 6। फिर आगे आएगा प्लस का 3 इंटू ये बंद किया, ये बंद किया, यहाँ से आएगा 8 - 5, ये आएगा 5 - 12 माइनस का 7, 4 - 6 -2 इंटू 2 -2, ये हो जाएगा प्लस का 4, 8 - 5 3 इंटू 3 प्लस 9 9 4 13 13 -7 7 और 6। इस प्रकार से किसी अवयव के संख्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। हम किसी अवयव का एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अवयव के सहगुणनखंडों को ज्ञात करते हैं। अब किसी अवयव के सहगुणनखंड कैसे ज्ञात होते हैं, इसके लिए हम ये देखते हैं अवयव में कितने अवयव हैं, इसी अवयव में जितने अवयव होंगे उस अवयव के उतने ही सहगुणनखंड होते हैं। क्योंकि इसमें 9 अवयव हैं तो इसलिए इसके 9 सहगुणनखंड होंगे। तो पहला सहगुणनखंड ऐसे लिखते हैं इसको A11। A11 का मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। अगर इन दोनों का योगफल सम संख्या आता है तो पहले प्लस लगेगा, और अगर इन दोनों का योगफल विषम संख्या आता है तो सहगुणनखंड में आगे मान लगेगा। क्योंकि A11 हम निकाल रहे हैं तो दोनों का जो सम संख्या है बता A11 प्लस होगा, तो क्या आएगा, पहली पंक्ति और पहली स्तंभ बंद करने के बाद जो बचेगा उसकी गुणा। ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ बंद करने के बाद इसकी से गुणा 5 और माइनस इसकी से गुणा 12, 5 - 12 कितना माइनस का 7। इस प्रकार से दूसरा सहगुणनखंड निकालेंगे, वो क्या होगा A12। अब ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे इन दोनों का योगफल 3 है, विषम संख्या है, अतः आगे माइनस लगेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को बंद कर देना है। पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को बंद करेंगे, क्या बचा 4 1 6 4 की गुणा 1 से 4 आया, माइनस 1 की 6 से गुणा 6 तो कितना आएगा प्लस का 2। इसी प्रकार से तीसरा सहगुणनखंड A13। देखिए इन दोनों का योगफल भी सम संख्या है, 1 + 3 4, तो आगे प्लस रहेगा। यहाँ पर पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ बंद करेंगे, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद करेंगे, इसकी से गुणा 8 8 - 5 8 - 5 प्लस। अब अगला सहगुणनखंड A21 दूसरी पंक्ति से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इनका योगफल भी विषम संख्या है, अतः आगे माइनस लगेगा। A21 में दूसरी पंक्ति, ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, इसको बंद करना है, इसको बंद करना है। तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ बंद करेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ बंद करेंगे तो बचेगा 2 3 2 1, इसकी से गुणा 2 - 6 2 - 6 आएगा प्लस 4। फिर निकालेंगे A22 इन दोनों का योगफल 2 + 2 4 सम संख्या है तो आगे प्लस रहेगा। तो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ बंद कर लिया, इसकी से गुणा 1 - 3 1 - 3 कितना आएगा माइनस का 2। फिर निकालेंगे A23। देखिए इनका योगफल भी विषम संख्या है, अतः आगे माइनस लगेगा। यहाँ पर दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को बंद करना है, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को बंद करने पर यह आएगा 1 2 1 2, इसकी मल्टीप्लाई 2 - 2 0। अब तीसरी पंक्ति के साथ गुणनखंड निकालेंगे, यहाँ पे आएगा A31। देखिए इन दोनों का योगफल भी सम संख्या है, A31 तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, इसकी से गुणा 12 माइनस इसकी से गुणा 15, ये कितना आएगा माइनस का 3। फिर A32, देखिए इनका योगफल विषम संख्या है तो आगे माइनस लगेगा।
अब तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ करेंगे। यहां से आएगा 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 ये कितना आएगा +6। फिर A33 ये सम संख्या है इनका योगफल, आगे प्लस रहेगा। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ करेंगे तो 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 याद आएगा माइनस का 3। इस प्रकार से हम किसी अवयव के सहगुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। यदि इन सहगुणनखंडों के अवयवों को एक आव्यूह के रूप में लिखें और उस आव्यूह को परिवर्त रूप में बदल दें तो इस प्रकार से जो अवयव पता चलता है वो दिए गए अवयव का एडजॉइंट अवयव कहलाता है। जैसे इसके जो सहगुणनखंड हैं सहगुणनखंडों से जो अवयव बना क्या बना -7, 2, 3, 4, -2, 0, -3, 6, -3। और इन सहगुणनखंडों द्वारा जो अवयव बना है उसका अगर हम ट्रांसपोज अवयव कर दें, उसका परिवर्त अवयव कर दें तो इस अवयव को अवयव ए का एडजॉइंट कहा जाता है और उसको इस प्रकार से लिखते हैं एडजॉइंट अवयव ए। ये आएगा -7, 2, 3, 4, -2, 0, -3, 6, -3। इस प्रकार से हम किसी अवयव का एडजॉइंट अवयव ज्ञात कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिखते हैं ए एडजॉइंट, ए। और एडजॉइंट अवयव अगर हमको पता चल जाए तो हम आसानी से किसी भी अवयव का इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। और इस एडजॉइंट से किसी अवयव का इनवर्स ज्ञात करने का तरीका होता है कि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए और अपान सारणी। किसी अवयव का इनवर्स ज्ञात करने का सूत्र ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपान सारणी ए। यदि हमें एडजॉइंट ए का मान पता चल जाए, सारणी ए का मान पता चल जाए तो हम किसी अवयव का इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। और अगर हमको अवयव का इनवर्स ज्ञात हो जाए तो इस इनवर्स की सहायता से हम दी गई 2 या 3 समीकरणों को अवयव से हल कर सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 7। हमें इस समीकरण निकाय को अवयव से हल करना है। इसके लिए क्या करते हैं, पहले इस समीकरण निकाय को अवयव रूप में लिखते हैं। देखिए कैसे अवयव रूप में लिखा जाता है। पहले जो एक्स वाई के गुणांक दिए रहते हैं उनको लिख लेते हैं 5, 2, 7, 3 और उसी के साथ जो चर दिए गए हैं एक्स और वाई उनको गुणा करके लिख देते हैं और बराबर में जो लिखा है उसको लिख देते हैं एक स्तंभ के रूप में 4, 5। जो गुणांक है उनको एक अवयव के रूप में, जो चर है उनको स्तंभ अवयव के रूप में और जो बराबर में दिया रहता है उसको भी स्तंभ अवयव के रूप में लिख देते हैं। अगर हम पहले अवयव को a माने, चर को x माने और कांस्टेंट जो दिए रहते हैं बराबर में उनको b मान लें तो हमें x का मान निकालना है। x इक्वल टू होगा b/a। a को अगर ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा a इनवर्स इंटू b। अगर हम a इनवर्स की b से गुणा करते हैं तो x का मान पता चल जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, a इनवर्स ज्ञात करना है। b का मान को दिया गया है तो a इनवर्स की b से गुणा करेंगे। a इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, a के सहगुणनखंड
और फिर उससे हम एडजॉइंट क्या करेंगे तथा ए के सारणी का मान। तो पहले हम सारणी ए ज्ञात करेंगे, जहां पे ए बराबर दिया गया है 5 2 7 3। पहले सारणी ए का मान ज्ञात करेंगे। सारणी ए का मान इसमें देखिए, क्योंकि ये 2 गुणे 2 का सारणी है तो सीधे सीधे इसकी इससे गुणा, फिर 3 माइनस इसकी इससे गुणा और 3 इक्वल टू 1। सारणी ए का मान 1 है। अब क्या करेंगे, हम इसके सात गुणनखंड का मान करेंगे। क्योंकि ये 2 गुणे 2 का अवयव है, इसमें 4 अवयव हैं, उसके सात गुणनखंड भी 4। कौन कौन से होंगे? सबसे पहला सात गुणनखंड A11। देखिए इन दोनों का योग सम संख्या है, इसलिए प्लस का आएगा। A11 पहली पंक्ति और पहला स्तंभ बंद करेंगे। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ बंद करने पर एक अवयव बचा 3, तो A11 आया 3। अब निकालेंगे A12, आगे माइनस लग जाएगा। अब इसमें पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ बंद करेंगे। पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ बंद किया तो कितना आया 7, तो A12 आएगा माइनस का 7। फिर निकालेंगे A21। A21 ये भी देखिए इनका योगफल विषम संख्या है, तो आगे माइनस लग जाएगा। अब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ बंद करेंगे तो माइनस का 2। फिर निकालेंगे A22। A22 दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ बंद करेंगे, इनमें योगफल 4 है तो प्लस रहेगा। दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ बंद करेंगे प्लस का 5। एक के साथ गुणनखंड पता चल गए। अब एक के साथ गुणनखंडों से जो आगे बनता है वो लिख दें। एक के साथ गुणनखंडों से निर्मित आव्यूह। क्या आया? एक के साथ गुणनखंडों से निर्मित आव्यूह आया 3 -7 -2 5। अब b का परिवर्तन रूप निकालेंगे जो कि आव्यूह का एडजॉइंट होगा। अब एडजॉइंट ए क्या होगा? b का इस आव्यूह जो a के साथ गुणनखंड आए हैं उनसे जो आव्यूह बना है उसका परिवर्तन एडजॉइंट a आएगा 3 -7 -2 5। जब एडजॉइंट ही पता चल जाए तब क्या निकालेंगे? A इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट A और अपॉन डिटरमिनेंट A। एडजॉइंट A का मान 3 -2 -7 5 और अपान में 1। एडजॉइंट सारणी के का मान बन दिया गया, क्या आएगा? अपान 1 से डिवाइड करेंगे तो A इनवर्स इतना ही रहेगा। A इनवर्स आ जाएगा 3 -2 -7 5। A इनवर्स पता चल जाए, अब हमें क्या करना है? x का मान निकालना है। x बराबर होता है A इनवर्स इनटू b। फार्मूला लगा देंगे x इक्वल टू A इनवर्स इनटू b। ये क्या आएगा? A इनवर्स का मान 3 -2 -7 5 इनटू b। b का मान दिया गया है 4 5। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 3 × 4 और माइनस का 2 × 5। और दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो जाएगा माइनस का 7 × 4 और प्लस का 5 × 5। ये आ जाएगा 12 - 10 2 और माइनस का 28 प्लस का 25 माइनस का 3। तो x को हम लिख सकते हैं x y और इक्वल टू ये आएगा 2 - 3। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -3।
इस प्रकार अव्यय विशेष समीकरण को हल किया जा सकता है। हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है और इन समीकरणों के निकाय को अव्यय विशेष हल करें। तो सबसे पहले इसको अव्यय रूप में लिखेंगे। इसके अव्यय रूप में लिखने के लिए एक्स वाई जेड के जो गुणांक होते हैं वो अव्यय ए है और जो वेरिएबल है उसको x मान लेते हैं, जो बराबर में दिया रहता है उसे b मानते हैं। यहाँ पे इसके गुणांक हो जाएंगे 1 -1 2 3 4 -5 2 -1 3 इंटू x y z और इक्वल टू यहाँ से आएगा 7 -5 12 ये a हुआ, ये x हुआ, ये b हुआ। तो x इक्वल टू क्या होगा? a इनवर्स b। x इक्वल टू होगा a इनवर्स b। इसके लिए हमें a इनवर्स चाहिए। a इनवर्स के लिए अब इसके सात गुणनखंड क्या करेंगे? क्योंकि ये 3 गुणे 3 का अव्यय है इसलिए इसके 9 सात गुणनखंड होंगे। देखिए पहले सात गुणनखंड, पहली पंक्ति के सात गुणनखंड a11 ये प्लस का होगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ किया 12 और माइनस लगा के इनकी मल्टीप्लाई +5 तो कितना आएगा? 7। फिर निकालेंगे a1 2 इनका योगफल विषम संख्या है तो आगे माइनस लग जाएगा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 9 और +10 9 + 10 ये आएगा माइनस का 19। फिर निकालेंगे a13 ये प्लस का होगा। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ यहाँ से आएगा -3 -8 -3 -8 ये आएगा माइनस का 11। फिर दूसरी पंक्ति के साथ गुणा करने देखेंगे a21 ये माइनस का होगा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ करेंगे तो -3 + 2 -3 + 4 ये आएगा +1। फिर निकालेंगे a22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ करेंगे ये प्लस का आगे लगेगा। दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ जाएगा 3 - 4 3 - 4 = -1। फिर a23 इन दोनों का योगफल विषम संख्या है इसलिए आगे माइनस होगा। दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ करेंगे। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ किया इसकी से मल्टीप्लाई -1 और माइनस लगा के इसकी मल्टीप्लाई +2 -1 + 2 -1 + 2 = आएगा -1। अब तीसरी पंक्ति के साथ गुणनखंड a31 पहले तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ क्योंकि इन दोनों का योगफल सम संख्या है तो प्लस रहेगा। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 5 और -8 5 - 8 = -3 निकालेंगे a32 माइनस का आगे लगेगा। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -5 -6 -5 -6 आएगा +11 निकालेंगे a33 आगे प्लस रहेगा। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 4 और +3 4 + 3 = 7। अब a के सात गुणनखंडों से जो अव्यय बनेगा उसको लिखेंगे a के सात गुणनखंडों से निर्मित अव्यय क्या आएगा? a के सात गुणनखंडों से निर्मित अव्यय आया 7
-19 -11 1 -1 -3 11 7। अब ए के सेकंडों जो द्वारा जो निर्मित अवयव है उसका परिवर्तन रूप करेंगे तो एडजॉइंट ए आएगा। एडजॉइंट ए ये कितना होगा 7 -19 -11 1 -1 -3 11 और 6। एडजॉइंट ए पता चल गया। अब इसके सारणी का मान निकालेंगे। डिटरमिनेंट ए सारणी ए का मान क्या आएगा मान ए बराबर आएगा 1 इंटू पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन किया जाएगा 12 और -5 12 -5। फिर आगे आएगा -1 लिखेंगे तो +1 इंटू पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ बन किया 9 और +10 9 +10 फिर +2 इंटू ये बन सारणी ए बराबर 1 इंटू बन किया 12 और -5 और +1 इंटू माइनस रखेंगे क्योंकि माइनस यहाँ पे है इसलिए +1 हो जाएगा। +1 इंटू 9 और +10 9 +10 और +2 इंटू ये बन किया -3 -8 -3 और -8 ये आएगा -7 +7 और +19 और ये आएगा 8 3 11 22 माइनस का 82 तो 19 और 7 26 और -22 4 डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 4 आ गई। अब हम ए इनवर्स क्या करेंगे। अब ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट। ये आएगा डिटरमिनेंट की वैल्यू है 4 ये आएगा 1/4 इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए आया है 7 1 -3 7 1 -3 -19 -1 11 -19 -1 11 -11 -1 7 -11 -1 7 4 से चाहो डिवाइड कर लीजिए या इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए और अब x इक्वल टू होता है a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स की वैल्यू है 1/4 इंटू 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7 इंटू b। b की वैल्यू दी गई है 7 -5 12 7 -5 12। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 1/4 इंटू 7 जा 49 -5 माइनस का 36 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 133 +5 और
11 2 जा 22, 11 1 जा 11 और 2 30। इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 11 7 जा 77 प्लस 5 प्लस 84। सॉल्व करते हैं, ये आएगा 1/4 इंटू 36 और 5, 36 5 41, 49 माइनस 41 8, 132 माइनस 133 माइनस 1 प्लस 5 4, 77 और 84 माइनस 77 7 और 5 12। फोर से जब डिवाइड करेंगे ये आएगा 2 1 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x y z इक्वल टू 2 1 3, अतः x इक्वल टू 2 y 1 z इक्वल टू 3। इस प्रकार से आप भी इससे समीकरण को हल किया जा सकते हैं।